दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी शॉर्ट मिनी सीरीज लेकर आए हैं जिसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा सकता है। इस सीरीज का नाम है विक्टिम हु इज नेक्स्ट। इसके नाम से ही पता चलता है कि इस सीरीज में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। इस सीरीज में टोटल 4 एपिसोड्स हैं और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके चारों एपिसोड्स में अलग अलग स्टोरीज हैं। मतलब इसका हर एक एपिसोड आपको शॉर्ट फिल्म जैसा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 का नाम है धम्म, जिसका मतलब होता है करुणा। एपिसोड की शुरुआत में केमा नाम की एक लड़की अपने खेत में गौतम बुद्ध के स्टेच्यू के ऊपर चढ़कर खेल रही होती है। वहीं पर उसके पिता गुना उसको डांट लगाते हैं कि तुम फौरन भगवान बुद्ध के स्टेच्यू से नीचे उतरो। इस पर केमा अपने पिता से सवाल करती है कि अरे पापा, गौतम बुद्ध ने तो कहा था कि कोई भी भगवान नहीं है और आप उन्हीं को भगवान बोल रहे हो। ये सुनने के बाद गुना थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इधर जब गुना खेतों में काम कर रहा होता है तो केमा एक मछली को देखती है और वो उस मछली को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कोमथा नाम की एक औरत आती है और वो कहती है कि बीज बोते वक्त मुझे बुला लेना, और ऐसा कहकर कोमथा गाय चराने चली जाती है। तभी शेखर नाम का एक आदमी आता है और वो कोमथा की गाय को भगाने लगता है क्योंकि कोमथा गाय को शेखर के खेतों में चराने ले जा रही थी। अब ये देखकर कोमथा शेखर आपस में खूब बहस करने लगते हैं और बातों ही बातों में शेखर कहता है कि तुम तो बड़ी गुना के साथ चिपक रही थी, कहीं तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा। ये सुनकर कोमथा शेखर से खूब झगड़ा करने लगती है। खैर, इस तरफ केमा के हाथ से बार बार मछली निकल जा रही थी। इस वजह से केमा पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है और उसी रास्ते से शेखर भी आ रहा होता है। अब रास्ता छोटा होने के कारण शेखर केमा से कहता है कि तुम नीचे उतर जाओ और मुझे जाने दो, लेकिन केमा भी कुछ कम नहीं थी। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, आपको जाना है तो आप नीचे उतर के चले जाओ। और इधर ये सब केमा के पिता देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा नीचे उतर जाओ, शेखर को जाने दो। लेकिन केमा शेखर को नीचे कीचड़ में धकेल देती है। अब गुस्से में आकर शेखर भी केमा को कीचड़ में गिरा देता है। फिर केमा भी कीचड़ फेंकने लगती है। ये देखकर शेखर केमा को मारने जाने ही वाला था कि तभी गुना बीच में आ जाता है, लेकिन फिर भी शेखर उसे मारने लगता है और केमा उसे पानी में धकेल देती है। लेकिन पानी में कुछ नुकीला चीज होने के कारण शेखर का गला कट जाता है और वो पूरा खून से लथपथ हो जाता है। और ये सब कोमथा भी दूर से देख रही होती है और भागती हुई वो वहाँ पर आती है। अब वो शेखर को देखकर रोने लगती है और कहती है कि तुमने शेखर को मार दिया। और अब यहाँ हमें पता चलता है कि शेखर और कोमथा रिश्तेदार लगते हैं। अब गुना कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन कोमथा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब बहुत ही मासूमियत से केमा अपने पापा से पूछने लगती है कि पापा, शेखर को क्या हुआ? तो इस पर गुना जवाब देता है कि कुछ नहीं हुआ शेखर को, तुम घर जाओ, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। वो घर जाने लगती हैं और तभी वो देखती है कि शेखर की सांसें चल रही हैं। फिर वो दोनों उसे फौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। पर तभी वहीं पर शेखर का बाप, उसका भाई और एक दोस्त आने लगता है और बिना सोचे समझे गुना को मारने लगता है। गुना वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप और भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं और शेखर के पास उसका दोस्त और केमा रहती हैं। तभी उसका दोस्त देखता है कि शेखर की सांसें अभी चल रही हैं और वो उन दोनों से कहता है कि उसको छोड़ो, पहले शेखर को हॉस्पिटल लेकर चलो, उस आदमी को बाद में देख लेंगे। लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। फिर केमा उसे हॉस्पिटल में ले जाने में उसकी हेल्प करती है। अब इधर शेखर का बाप भी दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और उसका पैर जख्मी हो जाता है। तो ये देखकर शेखर का फ्रेंड दौड़ता हुआ उसके पास आता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे छोड़ो, पहले उससे पकड़ो। और यहाँ हम देखते हैं कि गुना की इन दोनों से खूब हाथापाई होती है। गुना उसे बार बार समझा रहा था कि मुझे छोड़ो, पहले शेखर को हॉस्पिटल ले चलो। खैर, जब शेखर का फ्रेंड गुना को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर केमा आती है और वो उसे धकेल देती है और चाकू अपने हाथ में ले लेती है। ये देखकर गुना अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और केमा के कहने पर गुना शेखर को हॉस्पिटल ले जाता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड का सिंपल सा मैसेज है कि बदले की आग को छोड़कर लोगों पर दया करो, आपकी एक हेल्प से किसी की जान बच सकती है। इस एपिसोड में हमें लॉकडाउन के टाइम का सीन दिखाया जाता है। खैर, एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कंदन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में मरा पड़ा है। उसके बाद कहानी 2 दिन पीछे जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कंदन एक मैगजीन कंपनी में जॉब कर रहा होता है और लॉकडाउन होने की वजह से वो अपने कमरे में बैठा है और फिलहाल इसकी बीवी और बेटी मायके गई होती हैं। कोरोना की वजह से इसकी कंपनी ने 15% एम्प्लॉइज को निकाल दिया है और कंदन की जॉब की भी कोई गारंटी नहीं थी।
जिसकी वजह से वो हर वक्त टेंशन में रहता है। तभी कंदन की नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ती है जिसमें एक बाबा के बारे में लिखा होता है। अब कंदन अपने दोस्त जगन को फोन करके पूछता है कि तुमने एक बार एक बाबा के बारे में जिक्र किया था। तो इस पर वो जवाब देता है कि वो बाबा 50 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते हैं और इसके बारे में तो हमारे मैगजीन में भी छपा था। तो कंदन फौरन उस मैगजीन को ढूंढने लगता है और उस आर्टिकल से उसे पता चलता है कि उस बाबा को बुलाने का एक प्रोसीजर है जो एक बुक में लिखा हुआ है। तो कंदन अपने बुक शेल्फ में जाकर उस किताब को ढूंढकर पढ़ने लगता है, लेकिन उस किताब में किसी दूसरी बुक का जिक्र किया गया है जिसमें बाबा को बुलाने का प्रोसीजर है। तो कंदन फौरन किसी को कॉल करता है, लेकिन उसके पास भी वो बुक नहीं होती। तो मायूस होकर कंदन अपने अपार्टमेंट के नीचे आता है और तभी उसे एक न्यूज़पेपर के साथ वही किताब नजर आती है। तो कंदन इस किताब के बारे में वॉचमैन से पूछता है तो वो बताते हैं कि दरअसल 2 दिन पहले कोई ये किताब यहाँ छोड़कर चला गया। तो ये सुनते ही कंदन किताब को लेकर अपने रूम में चला जाता है और इस किताब को पढ़ने लगता है और उस किताब में बाबा को बुलाने का प्रोसीजर लिखा हुआ था। तो नियम के मुताबिक कंदन रात 12 बजे स्नान करके मेडिटेशन करने बैठ जाता है और वो पहले से ही कुछ इंग्रेडिएंट्स रखता है जिसकी स्मेल से वो बाबा प्रकट होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो बाबा सच में आ चुके हैं। फिर कंदन फौरन दौड़ता हुआ उस बाबा के पास जाता है। तो वो बाबा कंदन से पूछते हैं कि जल्दी बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तब इस पर कंदन बोलता है कि कुछ नहीं बाबा, मुझे तो बस आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए। दरअसल कंदन की कंपनी वालों ने उससे कहा था कि तुम्हें कुछ डिफरेंट करना होगा तभी तुम्हारी जॉब बची रहेगी। इस वजह से वो बाबा को बुलाना चाहता था। तो अब बाबा कंदन की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अगले 24 घंटे रहूंगा, लेकिन तुम्हें 2 बातों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि अगर हम दोनों को किसी ने देख लिया तो तुम्हारा शरीर पैरालाइज्ड हो जाएगा, और दूसरा कि इंटरव्यू के दौरान मैं तुम्हें मार्क्स देता रहूंगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए तो हम दोनों के बीच जो बातें हुई थी वो तुम भूल जाओगे। अब कंदन बाबा की इन 2 कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे ही कंदन टेरेस का दरवाजा बंद करने जाता है तो उसे वहाँ एक बंदा दिख जाता है और कंदन ऐसे दिखाता है कि उसे कोरोना हो चुका है ताकि कोई भी टेरेस पर ना आए। अब कंदन बाबा का इंटरव्यू लेने लगता है और इंटरव्यू के दौरान बाबा को चाय पानी का मन होता है। तो बस बाबा के चुटकी बजाते ही चाय आ जाती है और ये सब चल ही रहा था कि तभी एक छोटा बच्चा टेरेस पर आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है और बच्चे को देखते ही कंदन का शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। तो अब बाबा कहते हैं कि ये तो बच्चा है, मैंने एक आदमी के बारे में कहा था कि अगर वो देखेगा तो तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा। तो इतना कहते ही कंदन ठीक हो जाता है। अब खाने का टाइम होता है तो खाना अपने आप प्रकट हो जाता है और रात होते ही कंदन दारू भी पीने लगता है और सुबह हम देखते हैं कि कंदन मरा पड़ा है। लेकिन सीन चेंज होते ही हम देखते हैं कि कंदन तो जिंदा है और वो खून नहीं बल्कि टोमेटो सॉस होता है और असल में दारू के नशे में कंदन सो रहा था। फिर वो कल रात की बातें याद करने लगता है और हम देखते हैं कि बाबा कंदन से बहुत इम्प्रेस हो चुके हैं और वो कंदन को एक चटाई भी देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस चटाई पर सो जाओगे तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और वो इस चटाई को हिफाजत से रख देता है। दोबारा जब कंदन घर आता है तो वहाँ बाबा नहीं होते हैं और उसके बाद कंदन वो इंटरव्यू अपने बॉस को सेंड कर देता है। अब हमारे सामने एक एक करके बहुत सारे ट्विस्ट आने लगते हैं। दरअसल जो बाबा कंदन के पास आए थे वो असली बाबा नहीं थे और उसे भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि जगन ही होता है, और जगन ने पहले ही कंदन के घर में कैमरा फिट कर दिया था ताकि वो कंदन की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। और उस टेरेस पर पहले से ही जगन के आदमी मौजूद थे और ये सब कुछ जगन का प्लान था। और रात को जब कंदन शराब के नशे में था तो वो नकली बाबा कंदन के घर से सारे गहने चुरा लेता है और जगन इस नकली बाबा को 50,000 रुपए देता है और उससे कहता है कि कंदन का असली नाम सिकंदर है और वो कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, लेकिन वो मुसलमान होकर भी पूजा पाठ करता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। खैर, इधर कंदन की वाइफ उसको कॉल करके अपने गहने की फोटो भेजने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलता है तो वहाँ पर गहने नहीं होते। अब यहाँ हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल कंदन की वाइफ की बातों से हमें पता चलता है कि वो गहने जो चोरी हो चुके हैं वो असल में नकली थे और असली गहने तो उसकी बहन के पास हैं। और इधर कंदन का बॉस उससे कहता है कि वो बाबा ने जो तुम्हें चटाई दी थी वो मुझे दे दो, मैं तो बूढ़ा हूँ, हो सकता है कि इस चटाई की मदद से 2-3 साल और जी लूं, और अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी जॉब खतरे में आ जाएगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड से हमें एक सुंदर सा मैसेज मिलता है कि जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है
पहले वही उसमें गिरता है और जगन के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है मिराज यानी इल्यूजन। इसकी शुरुआत में हम पवित्रा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बैंगलोर से चेन्नई आ रही होती है। फिर रास्ते में ही पवित्रा अरुण नाम के एक आदमी को कॉल करके बताती है कि उसकी कंपनी ने उसके लिए एक विला बुक किया है और वो अरुण को बताती है कि वो उससे सुबह मिलेगी। खैर, जब पवित्रा उस विला में जाती है तो ऐसा लगता है मानो वो किसी भूत बंगले में आ गई हो। फिर पवित्रा देखती है कि वहाँ एक आदमी लकड़ियों से आग जला रहा होता है। दरअसल उस बंदे का नाम है मदासामी और वो इस विला का मैनेजर होता है। और तभी पवित्रा उसके पास जाती है और मदासामी कहता है कि काफी दिनों बाद मैंने यहाँ किसी गेस्ट को देखा है। तो इस पर पवित्रा पूछती है कि ये विला इतना सुनसान क्यों है। तब वो बताता है कि 6 महीने पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए यहाँ कोई आना नहीं चाहता। तो पवित्रा मदासामी से उस हादसे के बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। पर पवित्रा से रहा नहीं जाता और वो रूम में जाते ही गूगल पर इस हादसे से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स को ढूंढने लगती है। और तभी इंटरनेट पर उसे मदासामी का ही एक वीडियो मिल जाता है, जिसमें वो एक छोटे घर को दिखाकर कहता है कि यहाँ पर मेरी फैमिली रहती थी, लेकिन एक दिन मेरी पूरी फैमिली आग में जलकर मर गई। ये सुनने के बाद पवित्रा शॉक में चली जाती है। खैर, रात में जब पवित्रा सो रही होती है तभी उसे हॉल में मदासामी की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है। और यही देखने के लिए वो रूम से बाहर जाती है और सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो जाती है। दरअसल मदासामी किसी से बात कर रहा था और उसे खाना परोस रहा था, लेकिन वहाँ मदासामी के आसपास कोई नहीं होता। इन सारी हरकतों को देखकर हमें पता चलता है, मतलब उसे इल्यूजन होता है कि वो अपनी फैमिली से बात कर रहा है। और तभी मदासामी पवित्रा को देख लेता है और उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन डर के मारे पवित्रा अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है। फिर मदासामी दरवाजे के पास आकर कहता है कि अरे मैडम, एक बार बाहर आकर मेरी फैमिली से मिल तो लीजिए। लेकिन पवित्रा दरवाजा नहीं खोलती और वो अरुण को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है। तभी मदासामी गुस्से में बोलता है कि अगर आप बाहर नहीं आई तो मैं आपको मार दूंगा। और कोई ऑप्शन ना होने के कारण पवित्रा बाहर आ जाती है और फिर मदासामी पवित्रा को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है, जो असल में वहाँ होती ही नहीं है। फिर मदासामी पवित्रा को जबरदस्ती खाने के लिए कहता है, लेकिन पवित्रा मना करने लगती है और वो मदासामी को डांटते हुए कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी फैमिली मर चुकी है। तो ये सुनने के बाद वो गुस्से में आकर अपनी जेब से एक चाकू निकाल लेता है और कहता है कि आपको सजा देनी पड़ेगी। फिर वो अपने हाथ पर चाकू से एक्स का निशान बनाकर कहता है कि अब आपके हाथों पर भी ऐसा निशान बनाऊंगा। ये सुनकर पवित्रा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है और मदासामी भी उसके पीछे पड़ जाता है और आखिरकार वो पवित्रा को पकड़ लेता है। तभी पवित्रा उससे पूछती है कि तुम साइको की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। और पवित्रा के इतना कहते ही मदासामी बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर खुद ही अपना गला काट लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। खैर, सुबह होते ही पवित्रा का दोस्त अरुण उससे मिलने आता है और वो उसे सारी बातें बताती है और वो अरुण को मदासामी की डेड बॉडी के पास लेकर जाती है। लेकिन वहाँ आने के बाद वो देखती है कि वहाँ मदासामी की बॉडी नहीं होती और ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। फिर अरुण उससे कहता है कि तुम बेकार में रो रही हो, पर तभी पवित्रा वहाँ बेहोश हो जाती है। फिर अरुण पवित्रा के पापा को कॉल करके सब कुछ बताता है और अरुण उनसे पूछता है कि क्या मैं इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं? तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पवित्रा को एक बीमारी है जिसमें वो इमेजिनेशन से सारी चीजें सोचने लगती है, जो असल में कभी होती ही नहीं। और पवित्रा अपनी मेडिसिन भी घर छोड़कर चली गई है। मतलब कल रात जो कुछ भी पवित्रा के साथ हुआ वो महज उसका एक इमेजिनेशन था। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मदासामी भी पहुँच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अंत में भी एक छोटा सा मैसेज मिलता है कि हम ओवर थिंकिंग से वो सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। फिर एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जिसका नाम है कन्फेशन और इसकी शुरुआत में हमें अंजना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से घर जा रही होती है और घर पहुंचते ही उसे सर्वा नाम का एक बंदा मैसेज करता है, लेकिन अंजना उसे इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद अंजना का हस्बैंड क्रिश उसे कॉल करता है। दरअसल क्रिश फिलहाल लंदन में है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि अंजना भी लंदन जाना चाहती है और वो बोलती है कि जल्द ही मैं अपनी कंपनी से रिजाइन देकर लंदन आ जाऊंगी और वहाँ कोई जॉब ढूंढ लूंगी। थोड़ी देर बाद सर्वा अंजना के घर आता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन अंजना फिर उसे इग्नोर कर देती है। दूसरे सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो डिनर करके तैयार होने लगता है। इधर अंजना के माँ बाप उसे कॉल करते हैं और बातों ही बातों में उसकी माँ उससे शादी के बारे में पूछती है और हर बार की तरह इस बार भी वो शादी के लिए मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। मतलब अंजना के माँ बाप को उसकी शादी के बारे में पता नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा एक पुरानी बिल्डिंग में आता है और तभी एक प्राइवेट नंबर से उसे एक मैसेज आता है कि अंजना को मारने से पहले उसका कन्फेशन ले लेना। और फिर वो ऊपर जाकर गन निकालकर रेडी हो जाता है और तभी ये अंजना को एक प्राइवेट नंबर से कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास स्नाइपर गन है और अगर तुम जरा सी भी हिली तो तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन अंजना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। थोड़ी देर बाद फिर वो अंजना को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए 2 मैजिक दिखाता हूँ। और ऐसा कहते ही वो एक गोली कुत्ते को मार देता है और साथ ही स्ट्रीट लैंप भी फोड़ देता है। तब जाकर अंजना को यकीन होता है कि वो आदमी सच कह रहा है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तो इस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे तो बस तुम्हें मारने की सुपारी मिली है। तो ये सुनने के बाद अंजना कहती है कि जिसने भी तुम्हें सुपारी दी है मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगी। तो इस पर वो आदमी कहता है कि मैं अपने काम में बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम अपनी गलती कन्फेस कर लोगी तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो इस पर अंजना अपनी छोटी मोटी गलतियाँ गिनाने लगती है। तो इस पर वो बंदा कहता है कि मैं ये सब गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं 1 से 10 तक गिनूंगा। अगर इस दरमियान तुमने अपनी गलतियों को कन्फेस कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इसके बाद वो एक एक करके अपनी गलतियों को बताने लगती है कि कैसे उसने कृष्ण नाम के एक बंदे से शादी की और अभी तक उसके माँ बाप को उसकी शादी के बारे में नहीं पता है और अंजना यूके सेटल होना चाहती है। इसी वजह से वो कृष्ण से शादी करती है, मतलब वो उसे यूज कर रही थी। और रिसेंटली उसका सर्वा नाम के एक बंदे के साथ अफेयर चल रहा था और एक दिन ऑफिस की पार्टी में वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे। ये सब कहने के बाद भी वो आदमी नहीं मानता और वो अंजना को मारने ही वाला होता है कि तभी अंजना के मुंह से सच निकल जाता है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और सर्वा के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं कल ही अपना अबॉर्शन करवा लूंगी। अब ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम कन्फेशन करो या ना करो, मैं तुमको मार दूं। और इतना कहते ही वो अंजना पर गोली चला देता है, लेकिन अंजना नहीं मरती। तो इस पर वो उससे पूछता है कि मैंने तो गोली चला दी, लेकिन फिर भी तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उसी अपार्टमेंट में दूसरी अंजना नाम की एक लड़की होती है और उस आदमी ने उस अंजना पर गोली चलाई थी। फिर वो बोलता है कि मैं जिस अंजना को मारना चाहता था उसे तो मार दिया, लेकिन गलती से फोन तुम्हें लग गया। और इसी के साथ हमें एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है कि अंजना का हस्बैंड कृष असल में शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी होती है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।